हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कि आखिर अर्थशास्त्र को किस रूप में देखा जाता है। अर्थ यह एक कला के रूप में देखा जाता है या फिर विज्ञान के रूप में। देखिए, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह एक क्या है, कला है। और कुछ अर्थशास्त्री हैं कि जो कहते हैं कि ये विज्ञान है। लेकिन कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो कि कहते हैं कि कला भी है और विज्ञान भी है। तो वो दोनों रूपों में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि आप इसमें देखिए दिमाग लगाएंगे कि ये कला कैसे हो सकती है या फिर विज्ञान कैसे हो सकती है, तो आप कन्फ्यूजन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा है वैसे ही मान लेना है हमें, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब देखेंगे कि ये क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र इसको तो दो भागों में बांटा जाता है। पहले हम दो भागों में इसको बांट लेते हैं। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन? अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या हो गया, डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला है ये कला है, और दूसरा है जो वो विज्ञान है। ठीक है, एक तो कला हो गया और दूसरा हो गया विज्ञान। अब देखिए, ये जो विज्ञान है इसको हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? इसको भी समझते हैं कौन कौन से भागों में बांटते हैं इसको। पहला है, एक है आदर वास्तविक अर्थशास्त्र। क्या है? एक है वास्तविक अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव साइंस। और जो दूसरा है तो वो है आदर्श विज्ञान। ठीक है, ये वास्तविक विज्ञान हो गया और ये दूसरा हो गया आदर्श विज्ञान। इसको इंग्लिश में नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वास्तविक विज्ञान क्या है और ये आदर्श विज्ञान क्या है, अब इसमें देखेंगे। तो वास्तविक विज्ञान जो है, तो ये है वास्तविक विज्ञान, ये कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। किसमें? कारण और परिणाम में। ठीक है, तो ये कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। और जो ये आदर्श विज्ञान है, तो ये क्या करता है, तो ये वांछनीय तथा अवांछनीय या इच्छा के विरुद्ध, या क्या होना चाहिए और या क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये भी बताता है ये। और ये व्यवहारिक पहलू है। ठीक है, ये तो व्यवहारिक पहलू है। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि वास्तविक विज्ञान जो है इसका क्या उद्देश्य होता है। तो जो वास्तविक विज्ञान है इसका उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना, यानी क्या सत्य है क्या असत्य है, तो ये सत्य की खोज करता है। लेकिन ये देखिए, ये नहीं बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसमें यही बताया गया है कि ये नहीं बताता है कि वह विषय अच्छा या बुरा है, ये सब नहीं बताता है। ये वास्तविक चीज़, मतलब कि जो सत्य है उसको बताता है। क्या होना चाहिए ये भी नहीं बताता है वास्तविक विज्ञान। और ये क्या सही है क्या गलत है ये भी नहीं बताता है। ठीक है, केवल सत्य को बताता है। ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये नहीं बताता है। ठीक है, तो ये सिर्फ वास्तविक चीज़ बताता है। अब जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है। ठीक है, आपका नाम क्या है? राम। ठीक, तो ये तो बता देगा कि आपका नाम राम है, लेकिन ये नहीं बताएगा ये कि आपका नाम आर्यन होना चाहिए या फिर आपका नाम आदर्श होना चाहिए। ये सब नहीं बताएगा ये। ठीक है, तो जो आपका नाम राम है तो वो राम ही बताएगा, जो सत्य है वही बताएगा। ठीक, और जो ये आदर्श विज्ञान है इसको हम समझते हैं। आदर्श जो विज्ञान है ये बताता है, जैसे आपका नाम राम है, मान लीजिए आपका नाम राम है, लेकिन ये बताता है कि आपका नाम राम नहीं होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए आर्यन। या फिर आपका नाम होना चाहिए क्या? आपका नाम होना चाहिए वीर सिंह। ठीक, ये भी बताता है। ये बताता है कि राम नाम गलत है या सही है, या गलत है, तो ये भी बताता है। लेकिन जो वास्तविक विज्ञान है वो नहीं बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए और आगे चलते हैं, इसको और आगे समझते हैं। ठीक है,
तो आप वास्तविक विज्ञान को देख ही लिया है आपने कि जो वास्तविक है तो ये सैद्धांतिक पहलू है। ठीक है, इसमें जो आते हैं, जो आदर्श वाले में आते हैं, तो आदर्श वाले में कुछ अर्थशास्त्री हैं जैसे कि हॉब्सन हो गए, हार्ट्रे हो गए और केर्निक्रास हो गए। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? आदर्श वाले में, आदर्श विज्ञान में। जो जिन्होंने आदर्श कहा है तो ये यही हैं जो जिन्होंने आदर्श विज्ञान माना है इसको। ठीक है, अर्थशास्त्र को जिन्होंने आदर्श विज्ञान माना है तो वो हॉब्सन है, हार्ट्रे है और केर्निक्रास है। और जो इसमें जो कहते हैं कि ये आदर्श नहीं, ये वास्तविक विज्ञान है, तो इसमें आते हैं क्लासिकल, इसमें क्लासिकल आते हैं कुछ, जैसे रिकार्डो हो गए, सीनियर हो गए और जेबी से हो गए। ठीक, इसमें आते हैं। और ये जो रॉबिन्स हो गए, ये आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इन्होंने भी वास्तविक विज्ञान माना है। ठीक है, और अब देखिए सबसे बड़ी बात अब ये है कि ये जो मार्शल हैं और जो पीकू हैं, इन्होंने वास्तविक तो माना है लेकिन उसके साथ ही ये आदर्श विज्ञान भी मानते हैं। यानी जो मार्शल और जो पीकू हैं, ये वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी मानते हैं। यानी ये दोनों मानते हैं कि ये आदर्श विज्ञान तो है पर ये वास्तविक विज्ञान भी है, ये दोनों हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है साम्य संस्थिति या संतुलन। देखिए क्या होता है साम्य स्थिति या संतुलन। साम्य कह दें या संतुलन कह दें, एक ही बात है। ठीक है, संतुलन, इसको इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम। अब संस्थिति, साम्य कह दें या संस्थिति कह दें, एक ही बात है दोनों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो संस्थिति का अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो यही होता है, हर चैप्टर में जो भी आप पढ़ते हैं उसमें यही होता है कि सबसे पहले आप जो भी है, जो चैप्टर का नाम है, जैसे इसका नाम है साम्य संस्थिति या संतुलन, तो आप पहले इनको देखेंगे कि साम्य क्या है, संस्थिति, संतुलन क्या है। तो इसको आप इसके जब अर्थ को समझ जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी चैप्टर समझने में। ठीक है, तो अब संस्थिति का मतलब देखते हैं कि संस्थिति का क्या मतलब है, क्या है संस्थिति। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था यानी स्टेट ऑफ बैलेंस या विश्राम की अवस्था। ठीक, इसी को संस्थिति कहते हैं। यानी कि आप जैसे बाज़ार से भी, मार्केट से भी समझ सकते हैं कि जैसे संतुलन, जैसे मान लीजिए कोई आलू मिल रहा है 10 रुपये के जी। ठीक, 10 रुपये के जी आलू कोई मिल रहा है, मार्केट के हिसाब से समझा रहे हैं आपको। तो 10 रुपये के जी मिल रहा है आलू, तो आपने कहा कि नहीं 8 रुपये के जी दे दो हमें, दुकान वाले से कहा है आपने। ठीक, लेकिन दुकान वाला नहीं मानता है कि हमें 8 रुपये में घाटा लग जाएगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अब अगर आप 8 रुपये कह रहे हैं तो हम 9 रुपये में लगा देते हैं। ठीक, तो 9 रुपये के जी आपने आलू ख़रीदा, तो उसमें आप भी संतुष्ट हो गए और वो भी संतुष्ट हो गया, यानी कीमत का निर्धारण हो गया यहाँ पे 9 रुपये में। ठीक है, तो इसी को संस्थिति कहते हैं, ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, जब एक ही विषय या वस्तु पर क्रियाशील होने वाली दो परस्पर विरोधी शक्तियाँ संतुलित हो जाएं, तो वह संस्थिति की अवधारणा कही जाएगी। दो विरोधी शक्तियाँ संतुलित हो जाए। ठीक है, आपको जैसे ये बताया कि जैसे मांग आपने किया था 8 रुपये के जी का, लेकिन वो कितने में बेच रहा था? 10 रुपये के जी में, लेकिन आपका संतुलन कहाँ हो गया? 9 में। तो दोनों का संतुलन हो गया ना, तो वही उसी को संतुलन कहते हैं। ठीक, लेकिन अब इसमें देखिए कि अर्थशास्त्र में संस्थिति का आशय ये नहीं है कि संस्थिति में गति नहीं होना चाहिए, बल्कि गति की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, आप इसमें समझ गए होंगे कि संस्थिति में ये मतलब नहीं है कि गति नहीं होना चाहिए। ठीक है, गति तो होना चाहिए, लेकिन गति की जो दर है वो समान होना चाहिए। मतलब कैसे? देखिए, जैसे कोई मान लीजिए आपका जो भी है उत्पादन मान लीजिए बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? पहले मैं
पहले साल में देखिए 10 कुंटल हुआ, 10 कुंटल हुआ आपका उत्पादन, ठीक है, 10 कुंटल हुआ। और दूसरे साल में आपका कितना हुआ, 12 कुंटल। कितना हुआ, 12 कुंटल, 12 कुंटल हुआ। और तीसरे साल में कितना हुआ, ये 12 कुंटल हो गया। और तीसरे साल में कितना हुआ, 14 कुंटल। कितना हुआ, 14 कुंटल। चौथी साल में कितना हुआ, 16 कुंटल, ठीक है। तो ये देखिए गति की दर तो बढ़ रही है, गति गति तो बढ़ रही है, ये जो गति है तो ये तो बढ़ रही है, लेकिन जो गति की दर है, यानी देखिए 10 में से ये 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, इसमें 2 का अंतर है। 12 में से 2 जोड़ेंगे 14 होगा, इसमें भी 2 का अंतर है। और देखिए जो 14 है इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 का अंतर है। तो देखिए ये जो 2 का डिफरेंस है ना, तो यही है गति की दर। तो ये गति की दर नहीं बढ़ रही है ना, तो गति तो बढ़ रही है लेकिन ये गति की दर जो है ये समान है, मतलब 2 2 2 2 बढ़ रहा है हर साल उत्पादन, ठीक है। तो ये समान है ना, अगर ये बढ़ता तो फिर कैसे बढ़ता, इस साल 2 कुंटल उत्पादन हुआ है, उस साल 4 कुंटल अधिक होता उत्पादन, होता कि नहीं, होता ना। हाँ, तो उस साल 4 कुंटल होता तो ये बढ़ जाता, उस फिर अगले साल 6 कुंटल होता, फिर 8 कुंटल होता, फिर 10 कुंटल बढ़ के होता, तो ये गति की दर बढ़ जाती। लेकिन गति की दर यदि समान है तो हर साल समान उत्पादन ही होगा, ठीक। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि गति की दर का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब देखिए आप फिर से समझ सकते हैं कि जैसे आपके जो खेती है उसमें 10 कुंटल का उत्पादन हुआ, ठीक है। दूसरे साल कितने का हुआ, 12 कुंटल का। तीसरे साल 14 कुंटल का, ठीक। और चौथी साल कितने का हुआ, 16 कुंटल का। तो देखिए 2 2 का डिफरेंस है ना, 2 2 का, दोनों सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो ये है गति की दर, ये कहाँ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है ना, समान है। और अगर ये बढ़ती तो फिर इसमें 2 का डिफरेंस था, इसमें 4 का होता, फिर इसमें 8 का होता, ऐसे करके इससे ज़्यादा होता। तो ये गति की दर है, तो ये गति की दर समान है। तो वही कहा गया है कि अर्थशास्त्र में संस्थिति का आशय ये नहीं है कि संस्थिति में गति नहीं होना चाहिए, गति तो होना चाहिए, बल्कि गति की दर जो है तो वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम ये जो इंग्लिश शब्द है तो ये लैटिन भाषा से बना है, किससे, लैटिन भाषा से। एक है एक्विस, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है, एक्विस का अर्थ होता है समान, क्या होता है, समान। और जो लिब्रे है, ये जो लिब्रे है तो इसका इस लिब्रे जो है तो इसका अर्थ क्या होता है, संतुलन। संतुलन या संस्थिति, आप एक ही बात है, संतुलन कह सकते हैं या संस्थिति कह सकते हैं, तो वो एक ही बात है, ठीक। अब चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। तो ये दो देखिए ये समान हो गया, मतलब एक्विस का मतलब समान हो गया, और लिब्रे का अर्थ क्या हो गया, संतुलन। तो दोनों का मिला के क्या हो गया समान संतुलन या फिर संस्थिति या संतुलन, एक ही बात है, समान संस्थिति या फिर समान संतुलन, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी इसको कह सकते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इक्वल बैलेंस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक। तो जहाँ दोस्तों आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसमें और भी सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब ये जो देखिए मांग तथा मूल्य के बीच फलनात्मक संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, किस प्रकार, आगे बताया गया है, जिसका अर्थ यह होगा कि मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव, यानी मूल्य में परिवर्तन, यानी मूल्य में जब परिवर्तन करेंगे तो मांग तथा पूर्ति पर पड़ेगा। यानी मूल्य में परिवर्तन यानी कि कीमत में जब परिवर्तन करेंगे तो ये पहली बात तो मांग में परिवर्तन पड़ेगा और सप्लाई में भी परिवर्तन होगा, तो उसी को बताया गया है, ठीक है। ये इस प्रकार संस्थिति की स्थिति तब वहाँ होगी जहाँ पी के एक निश्चित स्तर पर मांग पूर्ति के बराबर होगा। देखिए ये बताया गया है कि संस्थिति की स्थिति वहाँ होगी जहाँ पी के एक निश्चित स्तर पर, यानी जहाँ पी के एक निश्चित यानी कीमत के एक निश्चित स्तर पर पूर्ति बराबर होगी। यदि आप कीमत का संबंध पूर्ति से लेते हैं, पूर्ति का नियम लेते हैं, तो कीमत का संबंध
किससे होगा? सप्लाई से होगा। और यदि आप मांग लेते हैं, यानी मांग वक्र लेते हैं, तो ये कीमत का संबंध किससे होगा? डिमांड से होगा। तो इसी प्रकार की ये कीमत में परिवर्तन होने से सप्लाई में परिवर्तन होगा, और यहाँ पे देखिए जो कीमत में परिवर्तन होने से डिमांड में परिवर्तन होगा। जो इनमें संतुलन होगा तो उसी प्रकार से उसी को कहा जाएगा सही स्थिति। हाँ ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों। तो इसका देखिए इसका मतलब होता है कि देखिए जो कीमत में परिवर्तन होने से क्वांटिटी डिमांड में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है। और इसका जो मतलब है, तो इसका मतलब है कि कीमत में परिवर्तन होने से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में, यानी कि सप्लाई में क्या परिवर्तन पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब इसको चित्र को समझ लेते हैं। चित्र में क्या दिखाया गया है? चित्र में देखिए इधर सप्लाई दर्शाया गया है और ये डिमांड कर्व है। ठीक है, ये देखिए इसको एक चीज़ बता दें आपको कि ऐसे बना के बता दे रहे हैं। ये जो ये सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है ना, तो ये पॉजिटिव स्लोप का कैसे होते हैं? तो पॉजिटिव स्लोप का देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे ये खींचा गया है, और इस तरीके से भी हो सकता है सीधी लाइन का, और इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक, लेकिन होगा कैसे? बाएं से दाएं ऊपर की ओर। ठीक है, और अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे होगा। तो जस्ट इसके उल्टा ही होता है। नेगेटिव जस्ट इसके उल्टा ही होता है। तो नेगेटिव देखिए ऐसे भी हो सकता है। ठीक, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर, और इस तरीके का भी हो सकता है, और इस तरीके का भी हो सकता है। इसे नेगेटिव ही कहेंगे इनको। ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो देखिए ये डिमांड कर्व ये हो गया, और ये सप्लाई कर्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइस दिए हैं, और यहाँ पे दिए हैं गुड्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड दिए है। तो प्राइस मान लीजिए जब इतनी थी, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, अभी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं, अब थोड़ा सही रहेगा। इसको इस तरफ रख देते हैं। देखिए ये प्राइस हो गया, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हो गई। मान लीजिए कि पहले प्राइस कितना था? पहले प्राइस यहाँ से था इतना, और डिमांड कितना था? इतना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये डिमांड है, और ये प्राइस हो गया इतना, और यहाँ पे ये डिमांड है। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको देखिए कि ये यहाँ से आता है। ठीक, यहाँ से आता है ना, तो ये इधर जाएगा, इधर तक। ठीक, तो ये सप्लाई ज़्यादा हो गई, इसमें ज़्यादा हो गई ना, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो रही है। सप्लाई देखिए कितनी हो रही है, यहाँ पे हम Q1 मान लें, और यहाँ पे Q2 मान लें। तो देखिए O और Q2 सप्लाई है, और जबकि मांग कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो सप्लाई ज़्यादा है। ठीक, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसे में ये सही स्थिति की स्थिति नहीं होगी। सही स्थिति की स्थिति वहाँ होगी जहाँ मांग और सप्लाई दोनों बराबर होंगे। तो प्राइस घट के नीचे आ जाती है। ठीक, यहाँ पे इस बिंदु पे ओ मान लेते हैं इसको। तो ओ बिंदु पे जब आ जाती है, तो यहाँ पे देखिए ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, तो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसी ओ बिंदु पर। तो दोनों मिलन बिंदु दोनों का कौन सा हो गया? ओ पॉइंट। ठीक, तो वहीं पे सही स्थिति की स्थिति होगी। ठीक है, मांग और पूर्ति वहीं पे बराबर है, तो वही होगी संतुलन की स्थिति। ठीक, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि सही स्थिति के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, सही स्थिति के प्रकार यानी संतुलन के प्रकार या सही स्थिति के प्रकार। ठीक, तो सही स्थिति के प्रकार है जो वो हैं 3। कितने हैं? 3। सही स्थिति के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला नंबर है स्टेबल।
दूसरा नंबर है अनस्टेबल और तीसरा नंबर है नेचुरल। ठीक है, यानी हिंदी में बोलें तो तटस्थ हो गया, स्थिर और अस्थिर भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्टेबल यानी स्थिर स्थिर सही स्थिति क्या है, फिर देखेंगे कि अस्थिर क्या है और फिर देखेंगे कि तटस्थ क्या है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि स्थिर। देखिए, जब किसी कारण से संस्थिति की स्थिति भंग या असंतुलित होने पर स्वतः प्रारंभिक संस्थिति की स्थिति प्राप्त हो जाए, यानी कि कोई कारण होगा, कोई भी कारण से यदि संतुलन की स्थिति भंग हो जाती है, ठीक है, और भंग होने पर वो स्वतः यानी अपने आप ही प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है, तो उसे ही स्थिर संतुलन कहते हैं। देखिए, जैसे ये बना है चित्र, ये है, ठीक है, इसमें बॉल रखी है एक, ठीक, इसमें एक बॉल रखी है, ये बॉल दूसरी रख देते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, बॉल दूसरी कलर की ले लेते हैं इसमें तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें बॉल रखी है। ठीक है, अब देखिए, ये जो बॉल है, यदि आप यहाँ पे ये इस तरीके से भी ले सकते हैं, बड़ा सा ले लेते हैं, ये रखिए बॉल। अब आप यदि देखिए बॉल को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आप रख देते हैं तो सीधे इसकी मान लीजिए ये संतुलन की स्थिति है, तो ये किसी भी कारण से यदि बॉल यहाँ पर पहुँच जाती है तो ये स्वतः अपने आप यहीं पे आ जाएगी चल के। ठीक है, आ जाएगी, ये नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, यदि किसी कारण से आप बॉल यहाँ पे रख देते हैं तब भी ये चल के यहीं पे आ जाएगी। तो यही बताया गया है कि यदि स्थिति की स्थिति किसी भी कारण से भंग हो जाती है और पर स्वतः प्रारंभिक स्थिति की संस्थिति प्राप्त हो जाती है, तो उसे ही स्थिर स्थिर संतुलन कहते हैं। अब देखिए कि अस्थिर कैसे कहते हैं। ठीक है, अस्थिर संतुलन, तो अस्थिर संतुलन कहते हैं, देखिए, जब किसी गड़बड़ी के कारण संतुलन की स्थिति भंग होने पर संस्थिति की मूल स्थिति निरंतर दूरी होती जाए। ठीक है, इसमें स्वतः संतुलन की स्थिति पे नहीं आएगा, इसमें और दूरी होती जाती है। यदि अगर संतुलन की स्थिति भंग हो गई तो फिर वो और बिगड़ती जाती है। इस प्रकार एक बार असंतुलित पैदा होने पर संस्थिति की मूल स्थिति पुनः प्राप्त ना हो, यानी जब एक बार संस्थिति की स्थिति भंग हो जाती है तो वो दोबारा उसी संतुलन पे उसी पॉइंट पे नहीं आ पाता है। ठीक है, वो संतुलन दोबारा मतलब हो ही नहीं पाता है, सीधी बात ये है। ठीक, तो आप इसको इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि ये देखिए, ये पूरा देखिए गुंबदाकार बना हुआ है, ये बॉल रखी है उसके ऊपर। ठीक है, यदि देखिए ये संस्थिति की स्थिति हो गई जहाँ रखी है, यदि ये किसी कारण से यहाँ की ओर मूवमेंट करने लगे, खिसकने लगे, तो ये खिसकती हुई दूरी होती ही चली जाएगी। ये अब पास तो चढ़ के तो जा नहीं पाएगी, जहाँ की ओर ढाले वहीं की ओर जाएगी। तो ये एक बार संस्थिति की स्थिति ये बिगड़ने से, यानी एक बार संतुलन की स्थिति बिगड़ने से ये दोबारा उसी स्थान पे संतुलन की स्थिति पे नहीं जा सकती है, तो इसे ही अस्थिर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा इस संतुलन की स्थिति ये प्राप्त नहीं कर पाती है, यानी एक बार संतुलन यदि बिगड़ गया तो वो दोबारा संस्थिति की स्थिति प्राप्त ही नहीं कर सकती है। यदि इस ओर भी अगर जाए, अगर गेंद अगर लुढ़काया जाए इसको, तो ये लुढ़कती चली जाएगी और इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट है, ये वाला मान लीजिए, ये वाला जो पॉइंट जहाँ गेंद रखी हुई है, यहाँ पे चढ़ के वो दोबारा आ ही नहीं सकती और दूरी होती जाएगी, लेकिन ये इस बिंदु पे दोबारा नहीं आ पाएगी। इसे ही अस्थिर संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए चलते हैं कि नेचुरल क्या होता है, यानी कि तटस्थ संतुलन क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं। जब एक बार संस्थिति की स्थिति भंग होने पर पुरानी संस्थिति प्राप्त ना हो,
यानी पुरानी सही स्थिति प्राप्त ना हो, यानी पुराना संतुलन जहाँ पे गेन है वो इस संतुलन प्राप्त दोबारा ना हो, बल्कि उसी स्तर पर अर्थात मूल सही स्थिति की स्थिति या नई नई संतुलन की स्थिति में कोई अंतर ना हो या नई स्थिति को पहुंचकर स्थिर हो जाए, तो उसे ही तटस्थ संतुलन कहते हैं। तो आपको यदि नहीं समझ में आया है परिभाषा से, तो आपको उदाहरण से बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण से देखते हैं कि ये तटस्थ संस्थिति क्या होती है। देखिए यहाँ पे ये बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये बॉल रखी हुई है और ये मान लीजिए ये रोड जैसा है, ठीक है। तो ये बॉल रखी हुई है, अब इसको जब इधर की ओर ढुंगाया जाता है तो ये बराबर है, चारों ओर तो बराबर है। यदि ये यहाँ की ओर यदि ढुंगाई जाए तो ये यहाँ पे आके ये इसी प्रकार यहीं से आके इसको मेट देते हैं। ये देखिए ये इसी प्रकार यहाँ पे आके यहाँ पे रख जाएगी और यहाँ पे रखने से यहीं पे अपना संतुलन बना लेगी। ये दोबारा इस संतुलन पे नहीं जाएगी, ठीक है। ये जो दोबारा संतुलन इस वाले संतुलन पे दोबारा नहीं आ पाएगी, ठीक है। एक बार संतुलन की स्थिति बिगड़ने से एक बार यहाँ पहुँच गई तो दोबारा फिर यहाँ लौट के नहीं जाएगी। ये अपना संतुलन यहीं पे बना लेगी और यहीं पे रखी रहेगी, ठीक है। उसका मतलब यही है कि नई संतुलन की स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है, पुरानी संतुलन की स्थिति पे वो नहीं आ पाती है, ठीक है। यदि इस तरफ भी मूव करें तो तब भी ये यहाँ पे अपना संतुलन स्थापित कर लेगी, ठीक है। और यहाँ से वो फिर वापसी अपने पुराने संतुलन पे नहीं जाएगी, अपना संतुलन यहीं पे स्थापित कर लेगी। तो इसे ही तटस्थ संतुलन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको बढ़िया बेहतर समझ आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे पीगू साहब जो हैं तो उन्होंने संतुलन के कुछ प्रकार बताए हैं। तो पीगू ने संतुलन की स्थितियों को 3 स्थितियों में बांटा है। संतुलन को जो है 3 प्रकारों के रूप में बताया, लेकिन उन्होंने उदाहरण से बताया कि उदाहरण कैसे कैसे संतुलन किस प्रकार से होता है, तो उसको देखेंगे। पहला है समुद्र की सतह पर पड़ा भारी पेंदे वाला जहाज, स्थिर स्थिति। सही स्थिति का मतलब संतुलन ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सही स्थिति का मतलब संतुलन ही है। तो समुद्र की सतह पर पड़ा भारी पेंदे वाला जहाज स्थिर संतुलन में रहेगा। स्थिर संतुलन में रहेगा मतलब भारी पेंदे वाला जहाज सतह पर स्थिर संतुलन में रहेगा, ठीक है। अब दूसरा बताया है उन्होंने, एक अंडा अपनी तरफ पड़ा हुआ तटस्थ स्थिति में होगा। तीसरा है एक अंडा जो अपने एक सिरे पर पड़ा हो वो अस्थिर संतुलन में होगा। तो इसको अब देख लेते हैं, चित्र की सहायता से भी इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब देखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है। इस टेबल में देखेंगे तो इस टेबल में देखिए, इसको कहाँ तक दें, इस तरफ रख के देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, प्रारंभिक मूल्य ओपी, मांग वक्र ओक्यू है। यहाँ पे देखिए ये है और ये यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है, ये गुड्स की क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस लिया गया है। ये है ई जो बिंदु है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ओ पी यानी ओ पी, ये है ओ और ये है पी। तो ओ पी, इसको दूसरा कलर से ले लेते हैं अभी थोड़ा, ओ पी, ये है ओ पी, ठीक है। ओ पी जो है तो ओ पी प्रारंभिक क्या है, कीमत है। और जो ओ क्यू है, ओ क्यू ये प्रारंभिक मांग है, ठीक है। अब इसमें जब माना की कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है, माना की कीमत में परिवर्तन हुआ
तो परिवर्तित मूल्य कितना है, OP1। OP1 यानी कि यहाँ से लेंगे हम, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक OP1 ये परिवर्तित है। तो इसमें अब मांग कितनी हुई, तो ये है, तो ये मांग हो जाएगी ये, ठीक है। तो O और Q1 ये मांग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो है तो इसमें ये तो हो जाएगी मांग, तो OQ1 हो जाएगी, लेकिन जो पूर्ति है ये बढ़ के इतनी हो जाएगी, यहाँ से इतनी हो जाएगी, यानी OQ2 ये पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पूर्ति है तो वो डिमांड से अधिक है, डिमांड से अधिक है। तो ये तो संतुलन की स्थिति हो नहीं सकती है, ठीक है। अब देखिए जो OQ2 की मात्रा है वो OQ1 से अधिक है, इसलिए मूल्य नीचे गिरेगा, यानी पूर्ति अधिक है, पूर्ति अधिक है और मांग कम है, तो कीमत तो स्वाभाविक ही गिरेगी। कि कैसे, जब मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को बेचते हैं, कोई भी चीज़ आप बेचते हैं, आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, आपके पास पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, तो आपका जब बिकता नहीं है तो आप उसकी कीमत कम ही करते हैं। तो वही बताया गया है कि जब सप्लाई यानी पूर्ति अधिक है और मांग कम है तो स्वाभाविक है कि कीमत गिरेगी ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि और इसको अब देखिए, और इसको अब और देखते हैं अच्छे से। देखिए अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कि जो है ये जो है पूर्ति मांग से अधिक है। अब देखिए ये जब गिरेगी कीमत, मान लीजिए कीमत यदि मूल्य गिर गया और भी, और कितना हो गया, OP2 हो गया, P यहाँ पे P2 नहीं लिखा है, P2, यदि P2 हो गया तो क्या होगा, तो देखिए मांग जो सप्लाई है तो ये तो इतनी हो जाएगी, OQ4 हो जाएगी, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, डिमांड कितनी हो जाएगी, OQ3 हो जाएगी। तो इसमें अब देखिए उसमें समस्या थी कि उसमें सप्लाई ज़्यादा थी लेकिन डिमांड कम थी, तब भी कीमत गिरेगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है तो इसमें डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा ऐसे में, बताइए ऐसे में क्या होगा। तो इसमें स्वाभाविक है कि जब मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, कीमत कम होगी या ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें कीमत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब ज़्यादा होगी तो जाके ये उसी स्थिति पे पहुंच जाएगा, ई बिंदु पर। जब ई बिंदु पर पहुंच जाएगा तो संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ठीक। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्थिर संतुलन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि अस्थिर संतुलन क्या है, ठीक है। अस्थिर संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वैल्यू। देखिए यह स्थिति उस समय होगी जब मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र समानता पाए जाने वाले स्वरूप के ही ना हो। यानी कि देखिए समस्या तो यही है कि ये डिमांड कर्व था उसमें और ये सप्लाई कर्व था, लेकिन इसमें इसको डिमांड कर्व दिखाया गया है और यहाँ पे ये सप्लाई कर्व दिखाया गया है, ये सप्लाई कर्व दिखाया गया है, तो ये उल्टा हो गया ना। तो उसी में यही तो बताया गया है कि सही स्थिति उस समय होगी जब मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र समानता पाए जाने वाले स्वरूप के ही ना हो, जैसे पाए जाते हैं वैसे ही ना हो, तभी तो होगा वो अनस्टेबल, ठीक है। जब मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक हो, जैसे गिपन वस्तु या निकृष्ट वस्तु, ठीक है। जब मांग वक्र का ढलान धनात्मक हो, ये है धनात्मक, ये धनात्मक दिखाई दे रहा है ना। और जब सप्लाई वक्र कैसा हो, ऋणात्मक हो, तब अनस्टेबल की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि और अब आप अच्छे से इसे जानना चाहते हैं तो और भी अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको तो चित्र कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसका वो इसे थ्योरी से जान सकते हैं, पढ़ के ही जान सकते हैं। देखिए जो जैसे पूर्ति वक्र ऋणात्मक हो, एक अत्यंत ही काल्पनिक स्थिति अस्थिर संतुलन की स्थिति पाई जाएगी। काल्पनिक यानी कि ये होती नहीं है ये स्थिति, लेकिन ये काल्पनिक है, ये आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें देखिए ये प्रारंभिक वैल्यू ओपी है और परिवर्तित OP1 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाली जो है तो ये ओपी है, ओपी है, और जो परिवर्तित हुई है ये OP1 है। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो डिमांड जब ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो स्वाभाविक है कि क्या होगा, कीमत क्या होगा, कीमत अधिक होनी चाहिए। भाई सप्लाई कम है तो कीमत अधिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। यदि देखिए यदि कीमत यहाँ पे आ जाती है और गिर जाती है तो ये यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब सप्लाई अधिक हो जाएगी तो कीमत गिरने लगेगी। वही स्थिति आ जाएगी फिर भी, जब संतुलन की स्थिति या एक बिंदु पे आ जाएगा तब संतुलन में आ जाएगा। लेकिन वो संतुलन में आएगा कैसे, उल्टा है ना, इसीलिए तो वो संतुलन में आएगा नहीं, इसीलिए है ये अस्थिर संतुलन में रहेगा। ठीक है, अस्थिर की स्थिति में ही ये रहेगा। देखिए इसमें जब मांग पूर्ति से कम होती है तो मूल्य में और कमी आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि तटस्थ स्थिति क्या होती है, यानी तटस्थ संतुलन क्या होता है। तो तटस्थ संतुलन देखिए, यह स्थिति तब होगी जब मांग तथा पूर्ति वक्र रेखाओं का ढलान कुछ दूरी तक बराबर होगा। इसमें जो मांग वक्र है और पूर्ति वक्र का जो ढलान भी है, जो भी है, तो वो कुछ दूरी तक इसमें दो बराबर रहेगा। इसके बाद वो मतलब बदल जाएंगे। मांग तथा पूर्ति वक्र का ढाल E से E2 के बीच बराबर है। इसमें चित्र में देखते हैं। ठीक है, चित्र में देखते हैं कि E से E2 के बीच जो है तो ये बराबर है, यानी कि E से E2, E1 से E2 ये है, यहाँ तक ये बराबर है। ठीक है, इसके बाद सप्लाई ये है और डिमांड कर्व ये है, इधर डिमांड ये है और ये सप्लाई है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। यदि मूल्य देखिए, यदि मूल्य घटकर OP2 या बढ़कर OP1 हो जाए तो संस्थिति की स्थिति वही बनी रहेगी। यानी कि यदि कीमत या तो बढ़ जाए या तो OP1 हो जाए या फिर OP2 हो जाए, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसमें, ठीक है, इसमें यदि बढ़ भी जाए या कम हो जाए तब भी संतुलन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। यानी कि यहाँ से E2 से E1 तक ये संतुलन में ही रहेगा। इसमें कीमत चाहे बढ़े या घटे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वही बताया गया है उसमें कि प्राइस चाहे बढ़े या घटे तो E से E2 के बीच संतुलन में ही रहेगा। ठीक है, स्थिति बनी रहेगी क्योंकि स्तर डिमांड और सप्लाई के बराबर है। हाँ सही है, ये डिमांड है, यही के ऊपर सप्लाई है, तो दोनों बराबर हैं, तो संतुलन की स्थिति तो है ही है। E1 से E2 तटस्थ स्थिति को दर्शाता है, वो तो पहले ही बता दिया गया है ना कि E से E2 के बीच ये तटस्थ स्थिति यानी तटस्थ संतुलन को ही दर्शा रहा है। अब देखते हैं कि स्थैतिक तथा प्रावैगिक स्थिति यानी संतुलन क्या होता है। स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थैतिक क्या होता है, स्थैतिक संतुलन क्या होता है। तो स्थैतिक संतुलन ये वह अर्थव्यवस्था है जिसके विभिन्न संगठक अंग जैसे उत्पादन हो गया, जनसंख्या हो गया, प्रौद्योगिकी, मांग, पूर्ति आदि में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं रहती है और वे हमेशा स्थिर रहते हैं। यानी जो उत्पादन है, जो जनसंख्या है, प्रौद्योगिकी, मांग है, पूर्ति है, इनमें परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये हमेशा स्थिर ही रहते हैं, तो उसे ही स्थैतिक संतुलन कहा जाता है। ठीक है, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए
कि प्रावैगिक क्या होता है। अब प्रावैगिक जो है, तो प्रावैगिक इसको इंग्लिश में डायनामिक कहते हैं। ये वह अर्थव्यवस्था है जिसके विभिन्न संघटक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, उत्पादन, मांग आदि में परिवर्तन हो, यानी परिवर्तन तो हो पर परिवर्तन की दर समान रहे। जैसे उसमें देखिए बताया गया था कि आप इससे समझ सकते हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था संगठक अंगों के समान दर से परिवर्तन हो तो उसे प्रावैगिक, यानी कि वही बताया गया था कि यदि देखिए जनसंख्या, आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए फिर आप समझ सकते हैं उससे, ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि मान लीजिए, हम रियल नहीं बता रहे हैं लेकिन मान लीजिए, ठीक है, यानी मान लीजिए कि 2010 था, 2010 में जनसंख्या कितनी थी, मान लीजिए 2 करोड़ थी, ठीक है। अब जो 2011 आया तो 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई, मान लीजिए 4 करोड़ हो गई। 2012 में कितनी हो गई, 12 में 6 करोड़ हो गई, फिर 8 करोड़ हो गई 13 में। तो ये देखिए, ये इनका जो डिफरेंस है तो वो 2-2 का ही है, 2-2 का ही डिफरेंस है, ना कि इसमें अंतर, ठीक है। इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें जो है तो कोई अंतर नहीं है ना, इसमें 2-2 का ही डिफरेंस है, ठीक। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन इसमें परिवर्तन की जो दर है ना वो समान है, ठीक है, परिवर्तन की दर समान है, तो उसे ही प्रावैगिक संस्थिति कहेंगे। अब देख लेते हैं कि आंशिक संतुलन क्या होता है। आंशिक संतुलन को भी देख लेते हैं। आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन, इसमें क्या डिफरेंस है। आंशिक संतुलन और आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन में क्या डिफरेंस है, यानी पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम इंग्लिश में, ठीक है। तो अब पहले देखेंगे कि सामान्य संतुलन क्या होता है। सामान्य संतुलन, ठीक है। तो अब देखेंगे कि सामान्य संतुलन अर्थव्यवस्था को सामान्य संतुलन की स्थिति तब कहा जाएगा जब अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उपभोक्ता, यानी कि प्रत्येक उपभोक्ता, प्रत्येक उत्पादक की प्रत्येक इकाई के प्रत्येक उद्योग के एक साथ संतुलन की अवस्था में हो। यानी कि सबसे आप देखिए, भाषा चेंज कर देते हैं इसको और अच्छे शब्दों में बता रहे हैं, सरल शब्दों में। जब उपभोक्ता, उत्पादक, प्रत्येक इकाई, प्रत्येक उद्योग एक साथ संतुलन की अवस्था में हो, यानी जब सभी संतुलन में हो, उपभोक्ता भी, उत्पादक भी, उद्योग भी, सभी संतुलन में हो, तभी ये सामान्य संतुलन कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये एक जटिल प्रक्रिया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये आंशिक संतुलन को देख लेते हैं। समान संतुलन तो देख लिया कि आपने, उपभोक्ता, उत्पादक, जो प्रत्येक इकाई है, प्रत्येक उद्योग है, सभी संतुलन में यानी समान संतुलन में हो तो उसे ही हम समान संतुलन कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आंशिक संतुलन क्या है। आंशिक संतुलन तकनीकी को वर्तमान स्वरूप में प्रस्तुत करने का श्रेय, ये है दिया है, देखिए इम्पोर्टेंट है। आंशिक संतुलन तकनीकी को वर्तमान स्वरूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, मार्शल साहब को। किसको, मार्शल साहब को, ठीक है। तो आंशिक संतुलन तकनीकी को वर्तमान स्वरूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है, ये क्वेश्चन भी जैसे आ सकता है कि आंशिक संतुलन से तकनीकी को वर्तमान स्वरूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप बता सकते हैं कि मार्शल को जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।